भारत में संगीत की परंपरा या संगीत कला का विकास कैसे हुआ, क्या क्या चीजें जो संगीत से जुड़ी हुई हैं और कैसे इस म्यूजिक आर्ट को हमारे समाज में एक बड़ा दर्जा मिला, जिससे हम लोग एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपनी भावनाओं का, अपनी भक्ति का जो कार्य है वो कर पाते हैं। संगीत जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है सुर या स्वर से, और आप लोगों ने सुना होगा भारतीय संगीत कला में 7 स्वर पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सा, रे, गा, मा, पा। ये जो सुर या स्वर, इनसे भारत में संगीत की शुरुआत होती है। और जब इन स्वरों को लयबद्ध कर दिया जाता है, साथ में मिला के बोला जाता है, तो उसे हम कहते हैं राग। राग स्वरों का समूह होता है, स्वरों का समूह। तो अलग अलग तरीके से हम स्वरों को इकट्ठा कर सकते हैं, और इसी चीज को हम कहते हैं अलाप। जब हम छोटे से बड़े स्वर की तरफ जाते हैं, धीरे धीरे हमारी आवाज तेज होती जाती है, उसी को कहते हैं अलाप लेना। और किसी भी राग के निर्माण के लिए कम से कम 5 स्वर का होना जरूरी है। 5 स्वर के बिना कोई भी चीज राग नहीं बन पाती। और संगीत कला का भी जन्म हमारे देश में धार्मिक रूप से ही जुड़ा हुआ है। धर्म से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और इसका पहला हमें जिक्र एक पुस्तक सामवेद, तो 4 वेद है उसमें से सामवेद, जिसमें आपको नृत्य कला, संगीत कला, इन सब का जिक्र मिलता है। सामवेद से माना जाता है कि भारत में संगीत कला की उत्पत्ति हुई, और यह चाहे उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण, दोनों भारत में संगीत कला की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। और उत्तर भारत में जो संगीत है उसे कहते हैं हम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी संगीत। और दक्षिण भारत में जो संगीत है उसे कहते हैं कर्नाटक। ये 2 पद्धति हमारे देश में दिखाई देती है, एक हिंदुस्तानी, दूसरी कर्नाटक। और एक कहानी इससे भी जुड़ी हुई है कि एक बार ब्रह्मा जी को लगा कि इस पृथ्वी लोक को और अच्छा बनाने के लिए कुछ और चीजें भी जोड़नी चाहिए। और वहीं से ब्रह्मा जी ने संगीत की दुनिया को प्रदान किया शिव जी को। और फिर शिव जी के डमरू से जो ध्वनि निकली, वहीं से संगीत की शुरुआत हुई। और शिव जी से ये चीज पहुंची सरस्वती जी को, और सरस्वती जी से नारद, जो समय समय पर अलग अलग जगह घूमते रहते थे, नारायण नारायण करते।
और नारद से ये पृथ्वी लोक आई। ऐसी कहानियां हमारे ग्रंथों में चलती कि ऐसे संगीत कला का विकास भारत में हुआ। और फिर अलग अलग तरीके से रागों का विकास हुआ अलग अलग समय में। जैसे राग के कई प्रकार जो हमारी संगीत कला में प्रचलित है, जिनमें अलग अलग प्रकार के राग, जैसे एक है ओडव राग। इसमें 5 स्वर का होना जरूरी है, 5 स्वर मिलके ओडव राग बनाते हैं। अगला है सडव राग। सडव संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 6। तो 6 स्वर जिसमें होते हैं उसे सडव राग कहते हैं। और अगला संपूर्ण राग, मतलब जिसमें 7 स्वर, और सारे रागों को मिलाएं तो उसमें 7 स्वर होते हैं। ऐसे हमारे इसमें राग दिखाई देते हैं। और इन रागों को अलग अलग समय में भी गाया जाता है। ये तो हमने राग के प्रकार देखे, कितने राग किसी में है संख्या के आधार पर। इसके अलावा राग का महत्व समय के आधार पर भी है। समय के आधार पर भी राग को गाया जाता है। अलग अलग समय में अलग अलग चीजें, जैसे जब सुबह सूर्य का उदय होता है उस टाइम जो राग गाया जाता है उसे कहते हैं भैरव राग। और ये सूर्य उदय को दिखाता है कि अब सुबह हो गई है, रात्रि खत्म हो गई है। इस चीज के बारे में भैरव राग हमें बताता है। जिसमें आपको शाम के समय के अनुसार चीजें दिखेंगी और अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग भावनाएं हमारे मन में आती हैं। जैसे शाम का समय जैसे ही आता है तो हम गिनने लग जाते हैं कि भाई हमने आज क्या किया क्या नहीं किया। उसी चीज को ये राग दिखाता है। तो भावनाओं को भी राग कभी ना कहीं दर्शाते हैं। सूर्योदय के समय एक नया दिन, नई उमंग हमारे मन के अंदर चलती रहती है, उसके अनुसार ये राग भी दिखते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने मेघ राग बरसात के समय सुना हुआ होगा। और ये भी सुना था कुछ संगीतक जब गाते थे तो वर्षा भी करवा देते थे। तो वर्षा के समय मेघ राग तो भावनाओं को भी दिखाते हैं। और हमारे देश में संगीत कला या म्यूजिक से, गायन से जुड़ी हुई 2 प्रमुख शैली, एक हिंदुस्तानी, दूसरी कर्नाटक। हिंदुस्तानी जो गायन है वो उत्तर भारत में प्रचलित है और कर्नाटक दक्षिण भारत में। इन दोनों में कुछ अंतर है। सबसे पहला अंतर यही है कि हिंदुस्तानी संगीत कला
वो फेमस है उत्तर भारत में, और कर्नाटक फेमस है दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत से कुछ नई नई चीजें हमें दिखती हैं। हिंदुस्तानी संगीत और ये सबसे प्राचीन शैली है भारत में गायन की या म्यूजिक की दुनिया में। और इसमें वही 7 राग, 7 स्वर और अलग अलग राग स्वरों के जोड़ को राग कहते हैं। और इसमें ही कुछ अलग अलग परंपरा, जैसे सबसे पहले ध्रुपद। ध्रुपद गायन शैली, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इसका विकास हिंदुस्तानी संगीत में हुआ और ये लगभग 15 से 16वीं सदी, अभी हम 21वीं सदी में है, लगभग 500 से 600 साल पहले इसका विकास हुआ। और इसके विकास में मुगल सम्राट अकबर और उनका साथ दिया ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है के राजा मान सिंह ने। इन दोनों ने मिलके इस हिंदुस्तानी शैली के एक प्रकार ध्रुपद गायन शैली, इसका विकास किया। इन लोगों ने अपने अपने दरबार में ऐसे लोगों को मौका दिया जो संगीत कला में कुछ करना चाहते थे। और क्योंकि भारत में संगीत कला धर्म से जुड़ी हुई है, तो इस ध्रुपद गायन में भी भक्ति तत्व आपको दिखते हैं। मतलब जो भी ये गायन गाएंगे वो अपने ईश्वर को, अल्लाह को डेडिकेट करते हैं। और इसमें स्वर प्लस ताल, तबला, ढोलक, उसका उपयोग, इन दोनों का जोड़ दिखता है। क्योंकि म्यूजिक में जितना जरूरी है गाना, उसके साथ साथ कुछ चीजें जिनके बजाने से भी कुछ ध्वनियां निकलती हैं, तो म्यूजिक का आनंद और बढ़ा हो जाता है। और फिर इसके कुछ फेमस गायक, कलाकार जो काफी ज्यादा फेमस हुए, जिनका नाम काफी ज्यादा फेमस है। एक तो ग्वालियर के राजा खुद मानसिंह, इनको बड़ा गाने का शौक था। इन्होंने इस संगीत को गाया। फिर एक फेमस व्यक्ति तानसेन, जो ग्वालियर नरेश के ही थे। फिर अकबर ने तानसेन की इतनी अच्छी संगीत कला को देखते हुए उसे अपने दरबार में बुलाया। और फिर तानसेन अकबर के नवरत्न, 9 रत्न जो उसके पास थे, उसमें शामिल हुए। इसके अलावा बैजू बावरा, ये भी एक अच्छा गायक थे। तो मानसिंह, तानसेन और बैजू बावरा,
इन्होंने ध्रुपद गायन को काफी शिखर पर पहुंचाया। लेकिन इस गायन में कुछ कमियां थी। पहला, कुछ नई चीज करने का मौका नहीं मिलता था, मतलब एक तरीके से बंधा हुआ था, आप किसी राग को ऊपर या नीचे नहीं। इसलिए लोग थोड़े से परेशान भी हो गए, क्या एक ही तरीके का सब गा रहे हैं। तो उसके बाद ध्रुपद गायन में सुधार करते हुए नई गायन प्रणाली आई, जिसे हम कहते हैं ख्याल गायकी। इसने ध्रुपद के जो बंधन थे उनको तोड़ दिया, और ख्याल इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ी सी मुक्त थी, फ्री थी। और इसके विकास में जो योगदान दिया वो अमीर खुसरू का योगदान इसमें सबसे प्रमुख, जो दिल्ली सल्तनत के समय भारत में रहे। और फिर जौनपुर यूपी में स्थित एक शहर, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका एक नाम जौन खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। जौनपुर में एक परिवार सरकी वंश, उसके समय ये ख्याल गायकी उस दरबार में काफी ज्यादा फेमस हुई। और इस ख्याल गायकी में ही अलग अलग घराने मिलते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से सबने अपनी नई नई चीजें डाली, और जिस शहर में जैसी चीजें विकसित हुई उसी के बेस पर उसके घराने का नाम पड़ गया। जैसे ग्वालियर घराना, तो ग्वालियर के जो कलाकार थे उन्होंने जो गाया वो ग्वालियर घराना के नाम से जाना जाता। ऐसे ही आगरा के आसपास के लोगों ने जो गाया वो आगरा घराना कहलाया। तो घराने का जिक्र ख्याल गायकी में ही आता है। और ख्याल गायकी ने संगीत की दुनिया को लोगों तक पहुंचा दिया, जनता तक पहुंचा दिया। पहले कुछ ही लोग संगीत कर पाते थे, लेकिन अब सब गुनगुनाने लगे, क्योंकि अब आपको किसी गुरु के पास सारे सुर ताल सीखने जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी अपनी चीजें बना सकते हो। ये सारी स्वतंत्रता ख्याल गायकी ने दी। फिर ख्याल गायकी में भी कुछ कमियां आई, और इसकी कमियों को दूर करने के लिए ठुमरी गायन, ठुमरी गायन की एक और शैली आई, जिसने एक ख्याल गायकी को थोड़ा सा और सरल बनाने की कोशिश की। और इसमें कविता की तरह गाया जाने लगा। जैसे काव्य प्रस्तुति हम गाते हैं कि जो बनाता है बिगाड़ता वही, ऐसी चीजें इसमें भी गाने लगे। कविताओं की तरह एक तरीके से संगीत को बना दिया। और ये शुरू हुआ लखनऊ, जो नवाबों का शहर, उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहां से ठुमरी गायन की शुरुआत हुई। तो शुरुआती जो हुई वो इन नवाबों के शहर लखनऊ से। और इसके जो जनक हैं, उस जनक के रूप में उस्ताद सादिर अली खां, सादिर
अली खां को जाना जाता है। इन्होंने ठुमरी गायन को काफी प्रचलित किया। और फिर आगे चल के लखनऊ जिस एरिया में आता था, अवध, वहां के जो राजा थे वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह ने भी इसको काफी फेमस बनाया और साथ में खुद भी गाते थे। और जो हमने एक शास्त्रीय नृत्य देखा था कथक, उसका भी संगीत ठुमरी गायन से आता है। कथक नृत्य ठुमरी गायन का म्यूजिक चलता है, फिर उसके बाद ही कथक जो डांसर हैं वो नाचते हैं। और फिर ठुमरी गायन को जो जनता तक पहुंचाया, जिस व्यक्ति ने काफी ज्यादा फेमस किया, वो थे बिंदादीन। बिंदादीन इन्होंने जनता तक ठुमरी गायन को पहुंचा दिया। जनता भी इनसे बहुत प्यार करने लगी, बहुत सारे फॉलोअर बने। ऐसे हिंदुस्तानी संगीत का विकास हुआ। इस ठुमरी गायन का पंजाब में भी विकास हुआ, लेकिन उन्हें कुछ चीजें चेंज की। ठुमरी गायन पंजाब पहुंचा और पंजाबी लोगों ने जिस ठुमरी को गाया उसको उनके वहां के हिसाब से ठप्पा गायन कहते हैं। ठप्पा गायन मतलब ठुमरी का ही एक रूप जो पंजाब में प्रचलित हुआ, वो है ठप्पा गायन। और पंजाब में शेरी मियां ये इसके जनक कहलाए। और यहाँ के लोग जो व्यापार का काम करते थे वो अपने मनोरंजन के लिए इस ठप्पा गायन को गाया करते थे। पहले डिजिटल दुनिया, इंटरनेट की दुनिया, टीवियां थी नहीं, तो लोग इन्हीं चीजों के माध्यम से इंजॉय करते थे, अपने जीवन को जीने की कोशिश करते थे। तो ये हमने जाना हिंदुस्तानी संगीत। और हमने देखा है हिंदुस्तानी संगीत काफी प्राचीन, 7 स्वर, राग, इसके कई रूप। पहला ध्रुपद गायन शैली 15 से 16वीं सदी के बीच इसका प्रचार प्रसार काफी हुआ। मुगल सम्राट अकबर, ग्वालियर के राजा मानसिंह ने इसके विकास में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। साथ में इसमें स्वर और ताल, तबला, ढोलक, इसका सामंजस्य हमें दिखाई देता है। प्रमुख कलाकार ग्वालियर के राजा मानसिंह, साथ में तानसेन, अकबर के नवरत्न में शामिल वैजू बावरा। फिर उसके बाद ध्रुपद में कुछ कमियां आई और ध्रुपद की कमियों को थोड़ा सरलीकृत करने के लिए ख्याल गायकी आया। और ख्याल गायकी के विकास में अमीर खुसरू, जौनपुर, जहां पर सरकी परिवार के लोग रूल करते थे, और इस ख्याल गायकी ने जनता तक संगीत की दुनिया को पहुंचा दिया। और यहीं से कुछ अलग अलग घराने जिन्होंने थोड़ा बहुत परिवर्तन करके ख्याल गायकी को गाया, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, ये भी सामने आया। फिर ख्याल गायकी की कठोरता को दूर करने के लिए, उसकी कमियों को दूर करने के लिए ठुमरी गायन आया, इसमें कविता की तरह। और इसका विकास हुआ लखनऊ में, जहां पर उस्ताद सादिर अली खां ने इसमें योगदान दिया। अवध के राजा वाजिद अली शाह भी इससे काफी प्रचलित थे। और कथक नृत्य को भी ठुमरी गायन से जोड़ा जाता है। एक फेमस व्यक्ति ठुमरी गायन के बिंदादीन। और जब ये ठुमरी गायन पंजाब पहुंचा तो इसे ठप्पा गायन के नाम से जाना गया, जहां पर शेरी मियां ने ठप्पा गायन को प्रचलित किया और वहां की स्थापना हुई। तो ये हमारा हिंदुस्तान संगीत जो उत्तर भारत में प्रचलित है,
दूसरा है कर्नाटक संगीत, जो दक्षिण भारत में प्रचलित है। तमिल, तेलुगु, मलयालम दक्षिण भारत की कुछ भाषाएं। वहीं पर जो संगीत की दुनिया प्रचलित हुई उसी को कर्नाटक संगीत कहते हैं। कर्नाटक का मतलब होता है प्राचीन, पुराना। उसी के आधार पर संगीत की दुनिया दक्षिण भारत पहुंची। कर्नाटक शैली, वैसे इसकी ज्यादातर चीजें हिंदुस्तानी शैली की तरह ही हैं, बस कुछ चीजों में अंतर दिखाई देगा। और इसका विकास 14वीं सदी के आसपास माना जाता है। कर्नाटक शैली का विकास दक्षिण भारत में हुआ। और कर्नाटक का अर्थ प्राचीन या पुराना, ये इसका मतलब होता है। इसमें जो हम स्वर कह रहे थे उसे कर्नाटक शैली में तानम कहते हैं। तानम का मतलब इनका स्वर से ही है। साथ में जिसमें हम बहुत सारे राग एक साथ लेने की बात कर रहे थे, अलाप, उसे इनके यहाँ रागम कहते हैं, कि हम राग गा रहे हैं, जिसे हिंदुस्तानी में अलाप कहते हैं। अगला, लय से चीजों को गाना, उसको इनके यहाँ पल्लवी और हिंदुस्तानी में लय। बस नामों में परिवर्तन है और सारी चीजें वही है। साथ में दो स्वर ऐसे हैं जो हिंदुस्तानी संगीत से अलग है। हिंदुस्तानी संगीत में 7 स्वर हैं, इनके यहाँ 2 एक्स्ट्रा हैं। स्वर 2 अलग हैं हिंदुस्तानी शैली से। कई बार प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ये लोग रे, सारे जो हम बोलते हैं उसकी जगह री का यूज करते हैं। पहला अंतर ये है। दूसरा, जब हम लोग धा का यूज करते हैं हिंदुस्तानी संगीत में, तो यहां पर दा का यूज किया जाता है। ये 2 अंतर इनके यहां होते हैं और उसका कारण है उनकी टोन, उनकी भाषा में रे नहीं आता, री आता है। धा नहीं आता, दा आता है। इसीलिए उसका ही प्रयोग ये लोग करते हैं। दूसरा अंतर, हिंदुस्तानी संगीत में हमने देखा तबला का काफी यूज करते हैं, और तबला का विकास जिसने किया वो है अमीर खुसरो। ताल के लिए तबला। कर्नाटक शैली में आपको तबला नहीं दिखाई देगा, बल्कि इनकी एक ढोलक होती है मृदुंगम, उसका यूज ये करते हैं। इनके यहाँ ढोलक, साथ में घटम, इन दोनों का यूज इनकी संगीत शैली में ताल देने के लिए किया जाता है, कि कैसे उस शैली को और अच्छा बनाया जाए। वो सारी चीजें इनके यहाँ मृदंगम और घटम के माध्यम से होती है। कर्नाटक शैली के विकास में जिनका सबसे बड़ा योगदान है वो है पुरंदरदास। कर्नाटक शैली के पितामह
शैली के पितामह हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीजें विकसित करने में योगदान दिया। इन्होंने एक राग लिखा, माया मालव कोल। माया मालव कोल ये पुरंदरदास जी द्वारा लिखा हुआ एक राग है। ये राग पहले भी काफी फेमस था। अभी भी अगर कोई कर्नाटक शैली की शिक्षा लेना चाहता है और चाहता है कर्नाटक संगीत को सीखे, उसकी शुरुआत इस राग से ही होती है, माया मालव कोई। ये राग गवाया जाता है शुरुआती फेज में किसी भी विद्यार्थी से जो कर्नाटक शैली में अपने आप को महारथी बनाना चाहता है। इसलिए पुरंदरदास का योगदान कर्नाटक शैली में पितामह की तरह है, फादर ऑफ कर्नाटक शैली। अगले, कर्नाटक शैली में तीन रत्न, तीन व्यक्ति काफी ज्यादा फेमस हैं। पहले जो है त्यागराज, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया कर्नाटक शैली को जनता तक पहुंचाने के लिए, साथ में जन समर्थन हासिल करने के लिए। त्यागराज के अलावा मुथुस्वामी, ये भी कर्नाटक शैली के एक प्रमुख व्यक्ति, मुथुस्वामी। इनके अलावा श्याम शास्त्री, श्याम शास्त्री ये भी कर्नाटक शैली के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। और श्याम शास्त्री ने मां पार्वती को अपना एक ग्रंथ मां पार्वती के लिए लिखा, जिसका नाम नवरत्न मल्लिका, नवरत्न मल्लिका। इस नाम से श्याम शास्त्री ने लिखा। और पुरंदरदास, त्यागराज, मुथुस्वामी, श्याम शास्त्री ने कर्नाटक शैली को दक्षिण भारत में काफी ज्यादा मजबूत कर दिया। इसलिए आज भी शास्त्रीय नृत्यों में, चाहे कथकली हो, मोहिनीअट्टम या भरतनाट्यम, इस कर्नाटक शैली का यूज किया जाता है। इन सब को बचाए रखने के लिए हम लोगों ने आजादी के बाद अपनी संस्कृति और कला बची रहे, इसलिए एक संस्था का भी निर्माण किया, जिसका नाम है संगीत नाटक अकेडमी। इसकी स्थापना हम लोगों ने की। और संगीत नाटक अकेडमी का काम है कि जो भी हमारी धरोहर है उसको बचाए। संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली में ये है। और इसका काम, नाम बेशक संगीत नाटक अकेडमी है, साथ में ये नृत्य कला, इनका भी संरक्षण करती है।
तो इसमें संगीत, नृत्य, इसके अलावा नाटक, रंगमंच की दुनिया, उसको भी बचाने में इसमें योगदान। इसका विकास उस समय हुआ जब हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद या मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में एक अहम भूमिका निभाई, और कांग्रेस के एक प्रमुख नेता, इन्होंने अपने हस्ताक्षर करके इस अकादमी को बनाया। और फिर हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इस संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत की और उद्घाटन में उनका ही रोल रहा। फीता वीता उन्हीं ने काटा। और तब से लेकर अब तक इसने हमारी संगीत, साथ में नाटक, इस कला के क्षेत्र में जो भी हमारी धरोहर हैं, उन्हें बचाने का प्रयास संगीत नाटक अकादमी ने किया और आज तक ये करती आ रही है। 1959 में इसी अकादमी में नाटक परंपरा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, इसकी स्थापना की। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जिसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और ये काफी ज्यादा फेमस है, ऑफ ड्रामा। इसमें आपको बहुत सारे कोर्स मिलते हैं और इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत मारामारी होती है। दिल्ली में इसकी एक ब्रांच है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है और बड़ी आसानी से इसमें एडमिशन नहीं मिलता। इंटरव्यू होता है, आपका एंट्रेंस होता है, उसके बाद ही आपको इसमें एडमिशन मिलता है। फिर 4 साल का कोर्स, जैसे हम वैसी डिग्री लेते हैं, ऐसे ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी आप डिग्री लेते हैं। और बहुत सारे फेमस एक्टर जो एक्टिंग की दुनिया में महारथी हैं या एक्ट्रेस, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही पढ़े हैं, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी। इन सब लोगों ने नेशनल स्कूल ड्रामा से ही अपनी डिग्री हासिल की है। और ये लोगों को नई नई चीजें सिखाने का काम शुरू से अब तक करती आई। और अभी ये हमारा एक मंत्रालय, इसका काम है भारतीय संस्कृति और पर्यटन को संरक्षित करना। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, इसके अंडर ये साहित्य अकेडमी काम करती है। और इनका काम यही है, कैसे हम अपनी विरासत का संरक्षण कर सकें और भारत को अपने देश के अंदर और देश के बाहर भी, संगीत हर क्षेत्र में एक तरीके से काम आता है, उसमें भारत को कैसे महारत हासिल हो। समय पर कुछ कल्चरल प्रोग्राम किए जाते हैं,
बहुत सारी चीजें अलग अलग मेलों में आपको संगीत नाटक अकादमी के द्वारा दिखाई देती हैं। और यहाँ पर एक चीज तो है ही, नाटक तो सिखाया ही जाता है, साथ में आप अगर यहाँ पर फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं वो भी यहाँ पे सिखाया जाता है, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो डायरेक्टर भी। साथ में बहुत सारे लोग थिएटर करना चाहते हैं तो थिएटर भी। वो सारी चीजें इस रंगमंच में आपको दिखेंगी। और जो अगला टॉपिक हमारा आता है वो रंगमंच से ही है, रंगमंच या ड्रामा, और जिसमें हम दो रूप में से देखते हैं। एक लोक, मतलब जो हमारे समाज में पहले से ही जनता के बीच है, लोक रंगमंच, नौटंकी है, साथ में स्वांग है। और दूसरा जो आधुनिक तरीके से अभी दुनिया में आ रहा है सिनेमा के माध्यम से, जिसे थिएटर, सिनेमा, इस दुनिया से जोड़ा जाता है। कुछ चीजें नई नई तकनीक का उपयोग करके बनी है। तो ये सारी चीजें हमारे रंगमंच में, और इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में, जब हमारी अगली क्लास होगी उस टाइम इसको देखेंगे कि भारत में अलग अलग प्रकार के लोक रंगमंच, साथ में आधुनिक थिएटर में क्या क्या चीजें हुई हैं, वो सारी चीजें उसमें आएंगी। आज की क्लास यहीं तक थी।